अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पर बात करेंगे। कपास इस वक्त जो है बिजाई के मरहले पर है। लोग जो है गंदम उठा रहे हैं, जो गंदम उठा रहे हैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि कपास को जो है काश कर लिया जाए। ये सिलसिला कब तक जारी रखना है, कब तक कपास की काश जो है उसको हम वाइबल समझ सकते हैं कि महफूज है, कि इससे नुकसान नहीं होगा, इससे हम कुछ ना कुछ पैदावार हासिल कर सकेंगे, और कितनी लेट हो जाए, पछेती जितनी हो जाए तो ये जो है वाइबिलिटी इसकी रहेगी। इस पर भी देखेंगे। खाद का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, ज़मीन की तैयारी, ये सारे मामलात हैं, और ख़ास तौर पर मौसमी असरात भी जो है हमारे यहाँ ज़राअत पर मुरतब हो रहे हैं। तो कपास पर जो है ये मौसमी असरात जो है किस हद तक असरानंदाज हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे अभी जो है बिजाई के मौसम में जो मौसम की तब्दीली है वो किस हद तक असरानंदाज हो सकती है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सईद अहमद साहब, आप डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर जुल्करनैन खान, आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, बायोटेक्नोलॉजी पर ख़ास तौर पे काम करते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि उनकी माहिराना राय क्या है। और उनके साथ जो है राना ज़िया साहब हमारे काश्तकार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि काश्तकार की इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या वो सारे इनपुट्स दस्तियाब हैं जो इस वक्त कपास की बिजाई के लिए ज़रूरत है, और काश्तकार की फीलिंग क्या है इस वक्त ना। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कपास से ऐसे लगता है कि काश्तकार रूठ गया है, उसको वापस लाना है। हुकूमत की भी ये तरजीहात हैं, और हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह कपास की बहाली हो सके। उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, इन पे बात करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये अभी हमने आखिर में जो बात की कि काश्तकार जो है वो कपास से रूठ गया है, आपको भी ये फीलिंग है कि काश्तकार जो है वो रूठा रूठा लगता है कपास से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी चंद वजूहात हैं। तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो यह है कि हमारी जो इनपुट्स हैं वो खासी महंगी हो गई हैं। दूसरे ममालिक में मसलन हम इंडिया को ले लें, वहाँ बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, खादों पर भी, पानी पर भी, सारे इनपुट्स पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, और फार्मर को हर लिहाज से वो प्रमोट करते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर और आगे बढ़े, उसकी पर एकड़ जो पैदावार है उसमें भी इजाफा हो। इसलिए वो हर लिहाज से फार्मर्स को कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की। लेकिन इस दफ़ा जो वज़ीर आला साहब ने और उनकी टीम ने ये कोशिश बड़ी अच्छी की है कपास की बहाली के लिए। एक तो पहले उन्होंने स्पोर्ट्स प्राइस रख दिया 8,500। ये अच्छा हो गया, ये अच्छी बड़ा प्राइस अच्छा रखती स्टेप है, है, काश्तकारों के लिए एक तरगीब का सबब बना। जी ठीक है। दूसरी बात यह है भी, अभी कल भी हमारी मीटिंग थी, उसमें भी वो फरमा रहे थे कि भाई हम हर लिहाज से फार्मर को प्रमोट करेंगे काटन की काश के लिए, जितना हमसे हो सकेगा खाद के सिलसिले में, बीज के सिलसिले में हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो कपास पर जल्दी आ जाए। ठीक है, ये इकदाम हो रहे हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, ये तो तरगीबात हो गई ना कि भी आप काश्तकार को किसी न किसी तरह वापस इस तरफ लाएँ। आप खुद बतौर साइंटिस्ट और रिसर्चर ये समझते हैं कि कपास वाइबल है, हमारे यहाँ जो सूरत हाल जा रही है उसमें काबिल मुनाफा काम है? ये बिल्कुल काबिल मुनाफा है, और काटन का जो मुतबादिल हमारे पास नहीं है इस वक्त। इसकी जगह जो और फसलें ले रही हैं वो इसका मुकाबिल नहीं बन सकती। काटन तो कैश क्रॉप है, आप मंडी में ले जाएं फ़ौरन पैसे ले लें। मसला ये है कि इस वक्त जो मसाइल उनके अगर हल हो जाएं या कम अज़ कम उनको कम कर दिया जाए तो वो फार्मर आने के लिए तैयार है। अब ये जो स्पोर्ट्स प्राइस का बहुत बड़ा पिछले 3-4 सालों में तो फार्मर स्मैश हो गया ना जी। कपास का फार्मर जो है उसके साथ जो बनी है वो तो उसके लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया जो हालात। नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेट भी कर रहे हैं और फार्मर्स हमारे से रब्ता भी कर रहे हैं, और इस दफ़ा जो है ना हर 15 दिन के बाद हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी फार्मर्स को दे रहे हैं, क्योंकि जब अब वैरायटी नई से नई वैरायटी जिद्दत का दौर है, इसमें हर जो वैरायटी आ रही है वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है उसकी, उसको अगर वो अख्तियार करेगा फार्मर्स उसको फ़ायदा होगा, उसमें उसका ख़र्चा भी कम है। मसलन अब जो वैरायटीज़ आ रही हैं वो ट्रिपल जीन आ रही हैं, उनमें किसी किस्म की सुंडी का हमला नहीं होता, अगर होता है बीमारियों से काफ़ी हद तक महफूज है। हाँ जी, वो पैदावार निस्बतन बेहतर है, पैदावार अच्छी है, गोडी के खर्चे बच रहे हैं। ठीक है, तो वो खर्चे इस पे हम तफसील से बात करते हैं प्रोग्राम में। मैं ज़रा डॉक्टर जुल्करनैन खान साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, अभी जिक्र किया डॉक्टर सईद साहब ने कि जो मुतबादिल क्रॉप्स हैं कपास की, वो उस तरह ताकतवर नहीं है, पैसा कमाने वाली नहीं है जिस तरह कपास है। आप इससे एग्री करते हैं? काश्तकार तो इससे डिसएग्री कर रहे हैं। काश्तकार तो कहता है कि जी बेहतर है कि मैं मुतबादिल क्रॉप पर चला जाऊँ, वहाँ निस्बतन सेफ्टी है। तो कॉटन में ये है कि देखें, कॉटन बाकी क्रॉप्स के निस्बतन इसको अफादियत इस चीज़ की है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मोर देन 50% कॉटन और उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर है।
तो हर क्रॉप एक्सपोर्ट नहीं होती, हर क्रॉप इंडस्ट्रियल क्रॉप नहीं होती। कॉटन के ऊपर पूरी, कॉटन समझ लें लाइफ ब्लड है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ये तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट की नुक्ता नज़र से, ये है नेशनल लेवल पे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप काश्तकार के नुक्ता अगर काश्तकार के लिहाज से देखा जाए, काश्तकार को सही गाइड किया जाए, यानी अब हम देख रहे हैं जो अर्ली सोइंग में काश्तकार जा रहे हैं वो तकरीबन डबल पैदावार भी ले रहे हैं। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टर साहब ने कही कि सही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट की जाए तो हम जितना क्रॉप का पोटेंशियल है ना उतना गेन कर सकते हैं। तो जो एडवांस वैरायटीज़ हैं उसमें फार्मर को ये सबसे पहले देखना चाहिए कि वो जो सीड ले रहा है उसका सोर्स क्या है। मसलन ट्रिपल जीन अगर सीड है और अगर उसने प्योर सीड लिया है, सही सोर्स से लिया है, तो वो उसको अल्टीमेट वो पोटेंशियल देगा। बात करते हैं सीड पर, कभी सीड उसके लिए क्या सूदमंद हो सकता है। आप इससे एग्री करते हैं कि मुतबादिल क्रॉप्स की बजाय अभी भी काश्तकार को कपास पर रहना चाहिए, कपास पे जाना चाहिए। और इस वक्त जो कपास है बड़ी प्रॉफिटेबल क्रॉप बन रही है, एक्सपोर्ट प्राइस उस पर मिल रही है। जी राणा साहब, तो ये प्रॉफिटेबल है, ये तो आपके कोर्ट में सारा बाल फेंक दिया गया कि जी अभी भी मुनाफा है, लेकिन काश्तकार तो बेचारा परेशान है पिछले सारे अरसे से। मैं सर आप बात कर रहे हैं, मैं तो इससे एग्री नहीं करता सर। नहीं करते सर? इस तरह के पिछले साल हमारी पैदावार जो है 8 से 10 मन हुई है और अभी तक काटन पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। इसमें बड़े इशू है सर। देखिए जिन्नर बैठा है, एप्टमा बैठा है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आज तक ये हमारे से मुखलिस नहीं है। काटन को इस दफ़ा अगर आपके लिए 8500 रुपये रेट मुकर्रर किया गया तो ये तो मेरे ख्याल है हौसला अफजा है। सर मैं इससे भी एग्री नहीं करता। उससे पूछे किस तरह। अच्छा। 8500 रेट हो गया सर। जब हम लेके जाएंगे फैक्ट्री में उसमें क्या 4 किलो तो आपकी गेल आ गई है, इस पे जनाब सांगली आ गई है जनाब, इस पे ये इशू है। हमें तो रेट वही 6500-7000 में मिलेगा सर, 8500 किस तरह देंगे? मतलब जो सरकारी रेट है उस पर हम सोने जैसे सर कपास पैदा करते हैं। जब हम जाके ले जाते हैं सर फैक्ट्री में तो वहाँ पे कई इशू होते हैं, ये जी गिल है जी, ये जी सांगली है जी। ये राणा साहब बताएं, आप कपास काश्त कर रहे हैं या आप भी जो है वो अनाइड हैं? सर अगर सही पूछो जो बात हकीकत है सर, पिछले साल मुझे अर्ली बचा गई, जो अर्ली काटन लगाई है। हाँ, मौसमी ने तो इतना नुकसान किया कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। अर्ली आपने कितनी अर्ली लगाई थी? मैंने अर्ली सर मार्च में लगाई थी सर, 15 मार्च को। फिर वो आप उस ज़मीन में गंदम तो काश्त नहीं कर सके होंगे? नहीं सर उसमें तो नहीं आई है सर। हाँ, फिर अगर आप कपास बहुत अगेती ले जाते हैं तो फिर गंदम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नहीं गंदम तो उसमें नहीं है सर। हाँ, गंदम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब गंदम भी जो है ना बड़ी सर ज़रूरी है। मौसमी काटन जो है सर बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गई है। अर्ली में सर फिर भी कोई फ़ायदा है। अब आप ये देखें 2 मन 4 मन 6 मन तो इसका आप 8000 लगा लें, इससे तो मैं समझता हूँ तिल ही बेहतर है सर। अगर सही पूछो उसके पानी कम है, इसके ऊपर सर मेहनत बहुत है, स्प्रे करनी पड़ती है सर, गोडियाँ करनी पड़ती हैं पानी में। हर वक्त धड़का भी लगा हुआ है कि पता नहीं क्या बनेगा। पता नहीं सर, देखिए काश्तकार को कई मसाइल है सर। अच्छा, ये बात तो खैर काश्तकार की नुक्ता नज़र से तो बिल्कुल ठीक है, उसके मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन जाहिर है जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि मुल्की मफाद है, हमने अपनी इंडस्ट्री को भी चलाना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। उस पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछूँ, डॉक्टर साहब ये काश्तकार के खदशात तो अपनी जगह ठीक है, अब बचत सिर्फ उसी की हो रही है जो अगेती की तरफ जा रहा है। अगेती की तरफ जाता है तो फिर ज़ाहिर है गंदम कंप्रोमाइज़ होती है, तो कोई ऐसा कोई दरमियानी रास्ता है कि भी चलें गंदम का भी हिसाब किताब बचत हो और काश्तकार को कपास से भी कोई ऐसा मुनासिब मुनाफा मिल जाए, क्योंकि ये बड़ा बहुत हिसास मामला है कपास का। अगर कपास ख़त्म होती है तो हमारी सारी जिनिंग इंडस्ट्री भी ख़त्म होती है और कॉटन से एसोसिएटेड सारी इंडस्ट्री ख़त्म होती है और बेरोज़गारी बड़ी शदीद फैलती है। तो कैसे बचत कैसे हो सकती है? उसमें हमारा जो इस वक्त पेस्टिसाइड का इशू है कि हमारे पास जो एफिकेसी है पेस्टिसाइड की वो मुनासिब नहीं है, नई केमिस्ट्री आई नहीं है। मसलन हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक सफ़ेद मक्खी है और एक गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी किसी न किसी हद तक कंट्रोल हो जाती है, बायोलॉजिकल तरीके से भी, पेस्टिसाइड से भी, ठीक है, ट्रिपल जीन आ गई उससे भी कंट्रोल हो रही है। ठीक है। वाइट फ्लाई इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और हमारे पास कोई GMO टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं है कि हम वाइट फ्लाई को कंट्रोल करें। अपनी तरफ से हम रिसर्च के अंदर जो जंगली कपास है उनकी क्रॉसिंग करके हम ऐसी स्ट्रेन्स बना चुके हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद मक्खी काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि कम हो जाए। तो अगर ये केमिस्ट्री जो बाहर मुल्क हैं जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यह प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा वाइट फ्लाई का, इसलिए वो नई केमिस्ट्री की तरफ वो तो नहीं आएंगे। हमें थोड़ा सा प्लांट एक्सट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए। मसलन जैसे तंबाकू है, हींग है, कोड़तुम्मा है,
मैंने खुद अपनी ज़ात के लिहाज से कोशिश करके फार्मर्स को, चंद फार्मर्स को मैंने कहा आपने केमिकल के स्प्रे नहीं करने सफ़ेद मक्खी के ख़िलाफ़, जब मैं आपको कहूँ फिर आपने करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी ने 8 एकड़ पर और एक आदमी ने 1 मुरब्बे पर सिर्फ 3 स्प्रे करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार ली है, प्रॉफिटेबल पैदावार ली है। मैंने उनसे कहा कि पहले आपने 2 महीने बिल्कुल स्प्रे केमिकल का करना ही नहीं है, तंबाकू का पेशा कर लें, लेकिन ये नहीं करना, क्योंकि इसी 2 महीने के अंदर आप जो शिकारी कीड़े हैं उन्होंने बढ़ना है, उन्होंने आना है। जिन्होंने कीड़ों को खाना है वो आपके दोस्त हैं, कीड़ों के दुश्मन हैं, उनको आप सब स्प्रे करके फरोख्त ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, प्रीडेटर जिनको हमको कहते हैं। तो शिकारी कीड़ों को हम रियार करें। हमने अपनी ज़ात के लिहाज से कोशिश की, रिसर्च के अंदर हमारी गंदम हार्वेस्ट हो रही थी, तो वहाँ से एक प्रीडेटर जो है ना हम कलेक्ट किया, हमने खासा कलेक्ट करके अपने फील्ड में जो मेरे गेंद काश हुई थी काटन, उस पर हमने छोड़ा है, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, हमें अभी तक स्प्रे नहीं करना पड़ा, 2-2.5 महीने हो गए हैं। अच्छा, स्प्रे हमने नहीं किया। अच्छा, और फूल पर आई टिंडे अच्छा, ये तो खैर आप तो क्योंकि साइंटिस्ट हैं इसलिए आपके लिए मुमकिन है, शायद आम काश्तकार के लिए तो ऐसा मुमकिन नहीं है प्रेडेटर को जो है वो इस तरह जो है मैनेज कर सके। डॉक्टर साहब, ये दुनिया में कपास की औसत पैदावार क्या है और हमारे यहाँ जो अब सूरत हाल आ गई है वो ज़रा मुआवजा करके बताएं ना जी आप। हाँ जी, मैं ये बताता हूँ, लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं, एक चिंगवा सीड कंपनी है चाइना के, तो उनके पास जो वैरायटी प्रोडक्शन दे रही है 5 से 6.5 टन तक हो जाती है, तो हमारी उससे समझ लें कि 1/3 है, 1/3 से भी कम है, उससे भी बहुत कम। तो इस लिहाज से उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें उनका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की और प्योरिटी है, जो मसलन हमारे पास जो पेस्टिसाइड मिल भी रही है उसमें भी बहुत डाउट है फार्मर को। फिर सीड में अब आप देखें कि हमने जो चाइनीज़ सीड लगाया है वो एक सीड हमने लगाया है, एक सीड के साथ 100% के करीब जर्मिनेशन है उसकी। ठीक है, मैं ब्रेक ले लूँ, जी शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कपास की काश्त किस तरह करनी है और क्या क्या पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इस वक्त सीज़न अरूज पर है और कब तक जारी रखनी है, इस पर बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम को सुनेंगे, आपके लिए काफ़ी सारी रहनुमाई मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि एक तो ये मैनेजमेंट है ना, चीज़ें हम बीज अच्छे जो है वो हासिल कर पाएँ, फिर पेस्टिसाइड जो है हमारे पास क्वालिटी की हो, फिर हम बाकी मैनेजमेंट भी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, तो ये इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है? अगर हम सारी मेहनत कर रहे हैं तो ये सारा कुछ भी होना चाहिए। काश्तकार के एंड से तो कोई मसला नहीं है ना, वो उसके एंड से तो मेहनत हो सकती है। वो बीज खरीदने गया है, आप उसे अच्छा बीज फ्राहम करेंगे तो वो खरीद लाएगा, अगर सबस्टैंडर्ड होगा जो उसको मुयस्सर होगा वो ले आएगा। इसी तरह पेस्टिसाइड की भी यही सूरत हाल। तो आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमती या रेगुलेटरी इदारे हैं उनकी गिरफ्त कमज़ोर है वो, या उनकी तवज्जो नहीं है, हो क्या रहा है? जी, ये देखें, दुनिया में जहाँ भी एग्रीकल्चर अगर प्रमोट होता है तो वो गवर्नमेंट के बगैर नहीं हो सकता। सारे इदारे जो रेगुलेट कर रहे हैं, मसलन हमारा सीड सिस्टम जो सबसे बड़ा सोर्स है, अगर सीड सिस्टम हमारा सही है तो हमारी प्रोडक्शन सारी उसके ऊपर बेस करेगी। इसी तरह रेगुलेटरी इदारे जो हमारे ड्रग रेगुलेटरी इदारे यानी पेस्टिसाइड को जो देख रहे हैं, अगर ये बिल्कुल ठीक होगा तो हमारी जो पेस्टिसाइड फार्मर के लिए इफ़ेक्टिव होगी। मसलन कि फार्मर एक स्प्रे करता है तो उसको 100% रिज़ल्ट मिल रहे होंगे, और इसके मुकाबले में अगर पेस्टिसाइड कोई इधर उधर से आ जाए तो 3-3, 4-4 स्प्रे पे हो जाएगा, तो इस तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ फार्मर को अनॉय करेगी और वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा यार मैं कोई और क्रॉप पे जाऊँ, तो वो क्रॉप रोटेशन पे जाएगा। मज़ीद इसमें यह है कि हमारे फार्मर को हमें थोड़ा सा ना गाइड भी करना पड़ता है, कन्विंस करना चाहिए कि वो नई जो कोई टेक्निक है, नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। इसमें भी थोड़ा सा मसला होता है हमारे यहाँ अवेयरनेस का, या खौफजदा है ना, चीज़ पे आने वो खौफजदा है कि मैं अगर नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूँ, पैसे भी नहीं है उसके पास, अगर पैसे लगाता हूँ तो फिर पता नहीं रिजल्ट क्या होगे, आउटपुट क्या होगी। पैसे मैं कहीं से उधार पकड़ के लगा दूँ, कहीं कर्जा लेके लगा दूँ, तो फिर पता नहीं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे पैसा नहीं लगता मसलन, या कम लगता है। उन चीज़ों पे जैसे अगर प्लांटिक ज्योमेट्री हमने बदलनी है या हाई डेंसिटी पे हमने जाना है, मसलन जो चाइना वाले लगा रहे हैं हमारे पास, अगरचे वो मैकेनाइज्ड पिकिंग भी है लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे से 3 टाइम ज़्यादा है। हम 1 फुट पे लगा रहे हैं, वो 9 सम पे लगा रहे हैं। तो इस तरह हमारा यानी हम 30 सम पे लगा रहे हैं। आपने हमारे अपने जो फार्मर्स हैं उनको कायल करने की कोशिश की है कि आप जी, हम इस देखें उनको कायल करने के लिए ना आसान हल ये होता है कि हमारा डेमो लगा हुआ हो जिसको वो देख के ज़्यादा
जाहिर तो है। आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन जी हमने लगाए हुए हैं। लगाए हुए अभी हम ये बात भी कर रहे थे राणा साहब से कि हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इनवाइट कर रहे हैं कॉटन फार्मर डे के ऊपर। राणा साहब तो विजिट उसके किया ऊपर हम आपने? इंशाल्लाह ज़रूर ये करेंगे। इनके फॉर्म पर जो है जो सर मुझे तो बुलाते नहीं, सही पूछो तो। अच्छा अच्छा, ये आप जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है या कोई खास? नहीं सर, मैं इसे एग्री नहीं करता सर। अच्छा। सही बात पूछो तो। अच्छा, हाँ जी। तो ये जब आपको बुलाते रहते हैं तो आप अपनी राय दिया करें ना। जब राय ये- देते हैं, अगर सच्ची बात कहे तो फिर दोबारा नाराज हो कोशिश जाते करते हैं। वो कहते हैं कि इसको ना ही बुलाए तो बेहतर है सर। अच्छा चले, ये देखें जी ये बात तो हकीकत ठीक जो है। बात हकीकत है जी वो। जी, ये गैप फिल करने की ज़रूरत है ताकि हमारा किसान जो है ना वो ट्रस्ट करे हमारे जो पब्लिक के इदारे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करे, रिसर्च सेंटर हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि हमारा काम है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट जो करना। जो दुनिया में तहकीक हो रही है उसको आपने ट्रांसमिट करना है ना जी, लोगों जी, तक। बिल्कुल, अच्छा ऐसे ही राणा साहब, ये इस पे हम ज़रा अभी डिटेल से बात करेंगे कपास काश्त किस तरह करनी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप तो चलो ज़रा नाराज़ लगते हैं कुछ थोड़ा सा कपास से भी और इदारों से भी, आपके इर्द गिर्द के जो फार्मर है बाकी किसान, उनकी क्या सूरत हाल है? वो जो इस जो कीमत बढ़ाई गई है उससे उन्हें हौसला मिला है, कपास की तरफ वापस आ रहे हैं या अभी वो भी ऐसी ही कैफियत है आप वाली? जो हकीकत बात है सर, मेरे पूरे मौजे में सर कई सौ एकड़ रकबा है, सिर्फ वैद मैं हूँ जो कांटा लगाता हूँ। अच्छा, बाकी छोड़ गए? आप यकीन करें, वो चावल लगाता है, ठीक है जी, कोई उनको इशू नहीं है सर। उसकी जनाब 50 मन 60 मन पैदावार हो जाती है सर। टैंक नहीं उठानी पड़ती, सिर्फ पानी का इशू है, ट्यूबवेल है, नहरी पानी है, ठीक उधर हो जाता है। सबसे मैं समझता हूँ मुश्किल खराब जो वो कॉटन है। कॉटन। इसमें सर एक मसाइल नहीं है, इसमें आप देखें वेरियस का, कभी जरा मिली बाग का, कभी डिस्की बाग का, कभी गुलाबी सूढ़ी का, जो है, कभी बहुत मसाइल, पेस्टिसाइड बहुत का, मसाइल, कभी sensitive का। वाइट फ्लाई का। तो काश का बेचारा सबका चैलेंज करता है। जब हमारा जनाब उसकी मार्केटिंग का मसला आता है ना सर, तो वहाँ पे दिल बड़ा दुखता है यकीन कर। दूसरा ये है कि इस वक्त का जो ज़राअत है सर, ज़राअत के ऊपर सर मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। अब तो कोशिश की जा रही है। देखिए राणा साहब, ये एक अच्छा हुआ, पूरी दुनिया में एक एहसास पैदा हो गया है कि अगर आपने बचना है तो बचने का रास्ता ज़राअत ही है। ठीक है, ख़ास तौर पे फूड का इशू जो पैदा हुआ, फूड में भी ये सामने आ गई कि जी फूड सिक्योरिटी जो है वो ज़राअत के ज़रिए ही मुमकिन है। तो ये अच्छा हुआ है कि पूरी दुनिया भी कॉन्शियस हो गई है, पाकिस्तान में भी ये सोच उभर आई है कि अगर हमने बचना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है तो ज़राअत पर फोकस करना होगा। तो फोकस सर तो इस हो रहा है। वक्त तक कोई कंपेन कोई- नहीं चली, मैं आपको अच्छा। हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, जब आपकी ड्यूटी, महकमों की ड्यूटी, आपकी जनाब खुराक फूड पे लगेगी, आपकी आटे पे ड्यूटी लगेगी, आपके जनाब डिंगी पे लगेगी, आपकी जनाब अलग कभी कहीं पे लग रही है ड्यूटी। अपना काम उनका रह जाता है। इस वक्त का जनाब हालात ये हैं कि महकमे जनाब कोई छापे लगा रहा है, कोई मजिस्ट्रेट बना हुआ है, कोई आगाही नहीं है, कोई फार्मर को कोई बता चलें अब इस पे बात करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये भी एक आगाही का ज़रिए है, कोशिश करते हैं कि इससे ज़रिए जो है वो लोगों को जो रहनुमाई जो अगर दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब ज़रा हम कॉटन की सोइंग पे आ जाते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है कोई आपकी जो इतलात हैं, कितने रकबे पर कॉटन सोइंग हो चुकी है परसेंटेज पे, और कितने पे बाकी है, और आपके ख्याल में काश्तकार का रुझान इस तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा अब तक की जो इतलात हैं? 3,63,000 एकड़ पर तो काश्त हो चुकी है। हो चुकी है। अच्छा, ऐसे कहें कि अगर हमारा टारगेट 40 लाख पे फिक्स होता है तो 10% तकरीबन हमारी ठीक बिजाई हुई है, जिसमें अगेती भी शामिल है साथ। ठीक है। अगेती वैसे अमूमन होती कितनी है, शरह कितनी होती है? अगेती पहले तो वैसे कम होती थी, लेकिन पिछले साल से कुछ बढ़ी है। बढ़ी है। हाँ जी। अभी लोगों को बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, वो कहते हैं कि अगर बचना है तो अगेती की तरफ आए, वरना फिर उसमें पैदावार ज़्यादा है, मसाइल कम है। मसाइल भी कम है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो काश्त है ये कब तक जारी रहेगी कपास की? ये हमारा जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम एक तरतीब बनाते हैं, उसमें हमने 31 मई रखी है। 31 मई तक आप काश्त कर लें, जितना जल्दी करेंगे उतना बेनिफिट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ही आप हार्वेस्टिंग करें गंदम की, फ़ौरन दिन रात लगा के ज़मीन को तैयार करें। 2-3 हाल सुहागा लगा कर, रोटावेटर, ज़मीन की लेवलिंग है और ज़मीन का एनालिसिस है, वो करा के फ़ौरन आप जब लेवल्ड हो जाए ज़मीन, उसके बाद फ़ौरन काश्त करें। लेट एनालिसिस जो है वो हर साल करवाएं? नहीं, वो पहले 3 साल के अंदर तो एक दफ़ा 3 साल करा में लेना एक दफ़ा, चाहिए। ठीक है। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम काश्त करते करते एक हार्ड पैन बन जाता है, नीचे सख्त ज़मीन बन जाती ठीक है, है। तो उसको भी तोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक तो है। हर तीसरे साल हम सब सेलर चलाकर उसको है, भी तोड़ लिया उसको जाए, तो तोड़ते हैं, ज़मीन ठीक की है। रूट्स का पेनिट्रेट होना आसान हो जानी चाहिए। और लेवल के लिए कितना अरसे बाद एक तीसरे दफ़ा साल तीसरे लेवल, साल हाँ। लेवल ज़रूर करवा लें एक दफ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, जुल्फ़िकार साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि 31 मई तक, 31 मई से अगर कोई मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाता है तो फिर उसे कपास काश्त करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मतलब है वो वाइबल अगर नहीं रहती तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, या कितने दिन इसमें आप इजाफा कर सकते हैं?
जी जी, इसमें ये इशू ये हुआ है कि क्लाइमेट चेंज से जो शिफ्ट हो रहा है ना सीज़न, तो मेरा नहीं ख्याल कि 31 मई के बाद उसको रिस्क लेना चाहिए, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, अच्छा। ठीक है जी। और वो दूसरा फिर जो उसका जो सीज़न है ना, जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में वो प्रोडक्शन उसकी समझ लें नहीं आएगी, कि ठीक है। आधी से भी कम हो जाएगी, जो हम अर्ली के साथ अगर कंपेयर तो आपका मतलब है, आपकी रिकमेंडेशन ये है कि अगर 31 मई से ज़्यादा ताख़ीर हो रही है तो फिर बेहतर है कि ना काश करें? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसे ही करना चाहिए। उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, तो फिर जब किसान को एक क्रॉप में इतना कम मुनाफा आता है ना, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम बहुत ही रिलक्टेंट होता है उसको लगाने में। ठीक है। तो बेहतर यह है कि वो दूसरे अल्टरनेटिव पे जाए जिसमें कि उसको ज़्यादा इनकम हो सकती हो। ठीक है। राना साहब, आपके मौज़े में कब तक काश्त होती रहती है? मैं तो ये समझता हूँ कि एक एक घंटा कीमती है सर। अच्छा। अगर काटन लगानी है तो अप्रैल में लगा देनी चाहिए, उसके आगे जाना नहीं चाहिए। और फार्मर के लिए मैं समझता हूँ इमरजेंसी होनी चाहिए, और उसको जितना जल्दी गंदम काटे फौरी उसको तैयारी करके और चोपा लगाए, फौरी तौर पे जितना जल्दी मुमकिन हो। और मई वाली जो काटन है वो मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि उसके बेहतर रिजल्ट नहीं मिले। अभी भी हमारी काश्तकारों से यही गुजारिश है कि वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके गंदम उठाएं और फौरी तौर पर कपास बल्कि आज हम ये पैगाम देंगे इस फोरम में सब दोस्तों को, फार्मर को, कि जितना जल्दी हो सके, मैं समझता हूँ इमरजेंसी कर लें कि यार हमने काटन एक एक घंटे की बात सर मैं कर रहा हूँ, जो आज लगेंगे वो कल वाली मुकाबला नहीं करेंगे। ये तो मैंने जो तजर्बा मैंने किया है, ठीक तो इसमें मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी लगाएं ठीक है। फौरी। लेकिन हमारी एक गवर्नमेंट को भी एक गुजारिश है कि अभी तक हमारी नहरों में पानी दस्तियाबी नहीं हुआ, बिजली की लोड शेडिंग, सर देखिए मसाइल देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फौरी मैं समझता हूँ अभी हमारी शशमाई नहर अभी तक पानी नहीं छोड़ा, तो मुझे पता है कड़वा पानी जहाँ पे वहाँ किस तरह होगा सर। देखिए ठीक है। काटन को लगाना है तो उसकी पॉलिसी देखें। ठीक है। हमारी एक पानी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारी बात किस्मती ये है कि सर पॉलिसी हम इन टाइम बनाते हैं, इस पॉलिसी को कम अज कम मैं समझता हूँ 2-3 महीने पहले बना रहे हैं। हमारी यहाँ CCMG मीटिंग होती थी वो खत्म हो गई है, हमारी एडवाइजरी कमेटी होती है वो खत्म हो गई है। पैसे नहीं है राना साहब, मसला ये है कि सारा निज़ाम ज़िंदगी पैसों से चलता है, और हम ऐसी स्टेज पे आगे खड़े हो गए हैं कि पैसे जेब में है नहीं, और बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि ज़हर खाने के पैसे नहीं है। तो हालात ये हो गए हैं, तो फिर उसमें ज़ाहिर है चीज़ें, तरजीहात हमें बदलनी पड़ी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एडवाइजरी तो चल रही है, हाँ। हर 15 दिन के बाद सर वो एडवाइजरी नहीं होती, हमारी डिस्ट्रिक्ट की होती थी और भी काफ़ी मीटिंग होती थी, अब वो बातें ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि हम पैगाम दें फार्मर को, पैगाम दें। अब तक पानी नहीं होगा, मुझे पता है सर, 300 रुपये लीटर डीजल तो बिल्कुल ठीक है। सर, खादों की दस्तियाबी नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर साहब, जो काश्तकार है ना जी, वो बराह रास्त मुतासरा फरीक है, ठीक है, इसलिए कि नफ़ा भी उसी को होना है, नुकसान भी उसी को होना है, उसकी ज़मीन है जो सारी, बाकी हम और आप जो है वो मशवरा देके एक साइड पर हो जाएंगे, वो बराह रास्त मुतासरा आदमी है, तो इसलिए उसका कंसर्न सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर काश्त अभी होना बाकी है, तो बीज के चुनाव के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे कि अच्छे बीजों की वो बड़ा ज़रूरी है, बीज ही बुनियाद बनेगा आगे फसल के लिए, तो उसके चुनाव के हवाले से क्या बीज काश्त करना है, काश्तकार को क्या करना चाहिए? ये जो सीड क्वालिटी है ना, ये पहला नंबर है इसका। इस लिहाज से फार्मर्स आमतौर पर से एक फार्मर से दूसरे फार्मर्स या दूसरे लोगों से बगैर तहकीक के फेक बीज वो ले लेते हैं, अप्रूव्ड नहीं होता। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से जो वैराइटीज़ मंजूर हो चुकी हैं उनको देखा जा चुका है, अच्छी तरीके से चेक किया जा चुका है कि वो सही हैं, उनका बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन वगैरह तैयार कर रही है, या प्राइवेट कंपनी भी तैयार कर रही है, रजिस्टर्ड कंपनी है वो तैयार कर रही हैं। तो बाएतमाद ज़राए से सीड हासिल करें और उनका मालूम करें कि उनका उगाव कितना है, उगाव के मुताबिक शरह बीज को एडजस्ट करें। ठीक है। अगर वो उगाव कम है तो उसको बीज को बढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि आजकल मौसम इस तरह का रिस्की है कि बारिशों के चांस हो जाते हैं, बारिश आ जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो बीज की तादाद एक चोपे के अंदर वो भी बढ़ा दें, बीज की शरह को बढ़ा दें। थोड़ा सा प्रेशर से बीज का निकलना ज़रा आसान होता है, 3-4 बीज हो तो ज़मीन को उठा कर निकल आते हैं। अच्छा। अगर थोड़ा सा करंट भी बन जाए थोड़ी बारिश में तो वो तो बीज 4-4, 5-5 बीज लगे हों तो वो निकल आता है। क्या रिकमेंडेशन क्या है? तो हम ये कितना करेंगे, ये जो अगर 75% भी हमारा जर्मिनेशन है बीज की, ठीक है, तो हम 8 किलो रिकमेंड करते हैं। ठीक है। अगर 60% है तो 10 किलो हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो बारिशों के मौसम में है तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दें, 10% कम अज़ कम हम बढ़ा दें। बारिशों में जर्मिनेशन बेहतर मुतासर होने का अंदेशा होता है, कम होगी। आपने बिजाई की है 1-2 दिन, 3 दिन का, चौथे 5वें दिन जाके निकलना शुरू होता है बीज, 5वें दिन। ठीक है। तो इन दिनों अगर बारिश आ जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, तो ऊपर करंट बन जाता है, ठीक है, बारिश के आने की वजह से। ठीक है। तो बीज जहाँ लगा हुआ था वो जगह उसकी सख्त हो जाती है, ठीक है। उसका निकलना मुश्किल हो जाता है, सिंगल अगर बीज हो। बीज अगर ज़्यादा हो तो प्रेशर से ज़मीन को फाड़ के निकल आता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम कपास पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये हुआ कि आप बीज ऐसा लें जिसकी जर्मिनेशन अच्छी हो। जर्मिनेशन के लिए आप इन्हिसार करें जो कंपनी आपको बता रही है, या आप खुद भी जर्मिनेशन चेक करें? खुद पता चल जाता है। फार्मर जो है ना बड़ा समझदार है। ये राणा साहब भी बैठे हुए हैं, इनको अगर आप बीज दे दें ये मुंह में काट के बता देंगे कितनी जर्मिनेशन है। जो एक्सपर्ट्स हैं काट के उनको भी पता बता, है। काट के भी बता दूसरा देंगे। बात, ये तो सादा सा तरीका है। दूसरा ये होता है कि हम 100 बीज लगाएं, 3-4 घंटे पानी में अब रखें जर्मिनेशन टेस्ट और करने का उसको तरीका जिसमें खुद टेस्ट उसको कर लें, वो 3 कर लें, लाजमी कर लें, वो बेहतर ये कर। बेहतर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़मीन की तैयारी के हवाले से जो है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो गंदम उठा रहे हैं उसके लिए उसके पास टाइम बड़ा कम होता है। उधर वो मसरूफ़ है, गंदम भी उठानी है, उसको जो है थ्रेशर भी लगानी है, भूसे को भी संभालना है, गंदम को जाके बेचना भी है, और फिर साथ जो है ज़मीन की तैयारी भी करनी है। तो ऐसे कोई शॉर्टकट हमें बताएं जिससे जो है ज़मीन की तैयारी ऐसे क्विकली हो जाए और टाइम की बचत हो, वसाइल की बचत हो। अच्छा, इसमें यह है कि बाहर के मुल्कों में तो बहुत मैकेनाइज्ड क्योंकि सिस्टम है, मशीनरी उनके पास है, तो वो जैसे ही ज़ाहिर है बीट काश्त करते हैं वो भी मैकेनाइज्ड होगी और साथ ही वो अपना प्लोइंग करके ज़मीन तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक ये भी है, बाज़ औक़ात फार्मर थोड़ी सी सुस्ती इस लिहाज से भी कर जाता है कि वो वीट जो उसने काश्त वो कर ली है हार्वेस्ट, तो वो गड्डियाँ पड़ी रहती हैं, कुछ टाइम वो भी ले जाती हैं। कुछ फार्मर हैं तेज़, वो जल्दी से उनको निकाल के तो साइड पे करके और अपनी ज़मीन तैयार कर लेते हैं इन टाइम। तो इस दफ़ा कुछ इशू खैर बारिशों की वजह से भी हुआ है, बल्कि काफ़ी इशू हुआ है कि जैसे बारिशें लगातार रमज़ान के महीने में भी रही हैं, कोई हफ़्ता 10 दिन 2 हफ़्ते तक वो एक पीरियड रहा है जिसमें फार्मर सो नहीं कर सका इन टाइम। तो वो उसकी वजह से जो डिले हुआ है, जैसे राणा साहब ने भी कहा कि एक एक दिन बड़ा कीमती है इसमें, क्योंकि इनको पता है कि जिन फार्मर्स ने अर्ली सोइंग में काटन लगाई है तो उनकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल के करीब चली जाती है और वो प्रॉफिटेबल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो हमेशा तैयार होता है कि मैं हर साल लगाऊँ। तो यहाँ पे ये है कि हमें एक तो ये एमरजेंसी वाली बात इनकी ठीक है कि फौरी तौर पे हमें फोकस ये करना चाहिए, जैसे वेट हमारी काश होती है हम फौरी ज़मीन की तैयारी पे जाएं ताकि हम इन टाइम ज़मीन की बेड जो हमारा प्रिपेयर हो। दूसरा हमारा मुख्तलिफ ज़ाहिर है तरीक़ाकार चल रहा है सोइंग में, बेड पे सोइंग कर रहे हैं, ये खेलों पे कर रहे हैं, तो लोग ड्रिल भी कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। बेहतर क्या है, पानी की कमी की? अच्छा, इसमें ना वेरी कर सकता है कि ज़मीन कैसी है, जगह कौन सी है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। कुछ लोगों का ज़ाहिर नहरी पानी है, कुछ लोगों का पंप का वाटर, उस लिहाज से मुख्तलिफ रिकमेंडेशन हो सकती है। अच्छा, इसमें ना सीड के वाले से मुझे एक बात याद आ गई। फार्मर ना, कुछ फार्मर शौक़ भी रखते हैं और वो फार्मर भी रिसर्च कर रहा होता है। तो जो फार्मर की रिसर्च वाले है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। एक तो जर्मिनेशन जो बड़ा फार्मर है वो पहले टेस्ट लगाता है और बाद में करता है, क्योंकि अगर बाद में वो देखता है तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। या तो उसे गैप फिलिंग में जाना पड़ेगा, कम जर्मिनेशन है। दूसरा ये है कि हमारे फार्मर ना, मेरे अपने जो जितने रिलेटिव्स हैं, पिपला साइड पे, मियाँ वाली साइड पे भी कपास की बड़ी अच्छी जो है प्रोडक्शन होती है। अच्छा, तो वो अपनी सिलेक्शन करके अपना सीड बनाते हैं ताकि उनको नेक्स्ट टाइम इशू ना हो। ठीक है, और सीड भी उनके पास होती है कि जो बीज है जो पता है वही है, बाकी तो बाहर का तो कुछ पता नहीं। वो ऑथेंटिक सोर्स से लेंगे और उसमें अपनी सिलेक्शन भी करेंगे। उनके पास थोड़ी सी तजर्बा भी आता है उस चीज़ से और अपना सीड उनके पास ऑथेंटिक होता है। क्योंकि अगर सीड अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी हम उस पर लगा लें या हम केमिकल स्प्रे कर लें, फर्टिलाइज़र लगा लें, तो हम प्रोडक्शन जो पोटेंशियल है उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमारा फोकस इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है राणा साहब, ये दोनों पहलू जो है, एक तो ज़मीन की तैयारी जो आप बता सकते हैं वो ज़्यादा कीमती है कि जी आपने फटाफट गंदम उठानी है और ज़मीन तैयार करनी है, तो उसका टोटका भी, और बीज आप किस तरह सेलेक्ट करते हैं, और आम काश्तकार को क्या मशवरा देंगे कि बीज का चुनाव कैसे करें कि कौन सा बीज हमने काश्त करना है? इस साल कोई बारिशें को काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, तवक्को से ज़्यादा हुई हैं, तो ज़मीन में काफ़ी नमी थी। ठीक है, और जिससे मैं समझता हूँ काश्तकार को जैसे गंदम काटे फौरी डिस्कें उसमें हाल ज़मीन, मैं कहता हूँ कि जी एमरजेंसी उसको ज़मीन की तैयारी करे, ज़मीन की तैयारी करके। और जिस तरह भाई डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि बीज का एक मामला जो बड़ा अहम मरहला है, इसको कम अज़ कम देख पाल के पता किधर से लेते हैं बीज? मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं डॉक्टर जो अच्छी वैरायटी हो उनसे लेता हूँ, बाकी अपनी घर की तैयार करता हूँ सर। आप भी घर की तैयार? जी सर, बिल्कुल। उसका पता होता है कि ये वैरायटी वही है। अब जो वैरायटी है इस वक्त अनअप्रूव्ड वैरायटी सर बहुत बिक रही है मार्केट में, और मैं समझता हूँ हमारा काश्तकार बहुत लुट रहा है। और इस साल जितना रेट है मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक नहीं इतना रेट देखा। आप 5 किलो की थैली यकीन करें, बड़ा दिल दुखता है। काश्तकार हमारा वो बेचारा जब जाता है 8,000 से लेकर 14,000 तक। आप अभी किसी की लिस्ट देखें, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं यही तो कह, यही चीज़ें हैं।
फार्मर को आप वो कहता है जी बड़ी जी इसकी जी 100 मन है, उसको पता ही नहीं है कि इसकी पैदावार 20 मन है, 10 मन है जी। वो जो सीड माफिया लोग हैं, जो कंपनियां हैं, इसकी जी बड़ी पैदावार है, उसको पता ही नहीं, देखी बाली नहीं है, वो बेचारा उसके पीछे लग जाएगा। और इस साल मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अहम बात है कि सीड का रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, और काश्तकार को चाहिए कि अपना देखा भाला हुआ सीड जिसकी जर्मिनेशन, जो सीड का कारोबार कर रहे हैं उनके तो वारे न्यारे होंगे इस वक्त। मैं समझता हूँ सर, देखिए कंपनियां अब देखें 8,000 इसका कितना खर्चा हुआ है, तो सर 12,000 14,000 की 5 किलो की थैली बिक रही है, तो ये बहुत बड़ी जाती है। और काश्तकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके सर काश्त करे, जमीन की तैयारी, ठीक है, पानी के ये मसाइल तो हैं सर उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, ये बीज वाला मामला जो है वो वाकई बड़ा सेंसिटिव है और आज से नहीं हमेशा से सेंसिटिव रहा है। तमाम शोर शराबे के बावजूद जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। असल उसकी वजह यही है कि जो फार्मर है ना तहकीक नहीं करते, ना वो सीड के सिलसिले में तहकीक करते हैं, ना वो पेस्टिसाइड के सिलसिले में तहकीक करते हैं। अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है और सीड भी एक आदमी ने कह दिया कि भाई मुझे ये सीड चाहिए, उन्होंने उस पर मुहर लगा के दे दी, उसने ले लिया। अप्रूव्ड बीज इदारों से मिलता है या रजिस्टर्ड कंपनी, बड़ी कंपनी है जो काबिल एतमाद हैं, उनसे वो बीज लें, वो काबिल एतमाद होता है। आम कंपनियां या फेक जो लोग हैं जो 2 नंबर चला रहे हैं, माफिया है, उनसे बचने की कोशिश करें। उन्होंने फिर हर किस्म का बीज चलाना है, उन्होंने बेचना है। आपके इदारों के लोग भी जो है वो बीज बेच रहे हैं बड़ी तादाद में, और हमारा जो देखिए हमारा जो सारे कारोबार, बल्कि उनकी तरफ से जो गारंटी दी जाती है उसको खामोशी से ले आता है काश्तकार के, जी ये बिल्कुल ठीक होगा। नहीं, हम तो काश्तकार को देते नहीं है बीज। हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि जो हमारी मंजूर शुदा किस्में हैं उनका प्री बेसिक तैयार करके कंपनीज को दें, वो हम टैग के साथ ये देते हैं। तो सारा कागजी हो गया ना। अमली तौर पे तो आपके बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस सारे उसमें शामिल हैं। बीज बेचने सबका नहीं कह सकते, सबका 5 नहीं, उंगलियां बराबर हाँ, नहीं होती, हाँ। सबका आप नहीं कह सकते। कोशिश होती है कि भाई इस तरीके काम ना हो। सही बल्कि कहा। बहुत सारे जो ब्रीडर हैं वो तो ये गिला भी करते हैं कि जी ये बीज हमने बनाया होता है और ये रिसर्च के इदारे जो है अपने खाते में डाल लेते हैं। इस हद ये तक कहने बात को है। तो सारा कुछ कहा जा सकता है, किसी की ज़बान को तो बंद नहीं ठीक कर है। सकते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अब देखो ना, एक प्रॉब्लम आया है वाइट फ्लाई का, उसने एक्सपर्ट से नहीं रह ली, ना पेस्ट कोटिंग कराई कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम आ चुका है। वो डीलर के पास जाएगा और उससे कहा भी सफ़ेद मक्खी आ गई है। डीलर ने भी नहीं देखा कि सफ़ेद मक्खी है, जो उसके पास दवाई पड़ी है उसके जो जेनेरिक में पड़ी है, जो ज़्यादा प्रॉफिट है, जिसमें उसने ये ज़बरदस्त दवाई आप ले जाए स्प्रे करें। ठीक है, उसने स्प्रे किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर वापस आया। अब वो उधार से ले रहा है, मजबूर भी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो लेकर आया। इस 10-10, 12-12, 15-15 स्प्रे कर कीड़ा तो नहीं मरता, कपास मर जाती है। तो हम यूँ कहते हैं कि आप लेट करें स्प्रे को, केमिकल को लेट करें। प्लांट एक्सट्रैक्ट जो है, तंबाकू है, कुर्तुमा है, शुरू में आप करें, ये बाद में मौसर नहीं होगा। ये है प्रिवेंटिव मेजर्स, क्यूरेटिव नहीं है ये कि अभी उसको सफ़ेद मक्खी मार देगा। शुरू में आप महीने की फसल हो गई, 1.25 महीने का आप समझते हैं कि इस वक्त सफ़ेद मक्खी के चंद दाने नज़र आएँ, उससे शुरू कर दें शाम के वक्त। ठीक है। स्प्रे इनके शुरू कर दें। मेरी राय इसमें ये है कि हमारे यहाँ काश्त के हवाले से, ज़राअत के हवाले से कंसल्टेंसी नहीं है। हमारे ज़रूरी ग्रेजुएट्स बड़ी तादाद में रोज़गार ढूंढते फिर रहे हैं। अगर वो कंसल्टेंसी का काम शुरू कर देना जी, आपको अवेलेबल हो बंदा, आप उसे फ़ीस दें, वो आपके फील्ड का विज़िट करे और आपको साथ साथ रिकमेंड करता रहे, तो बड़ी सहूलत हो जाएगी। हमारे यहाँ ये काश्तकार तो बेचारा मजबूर है। सफ़ेद मक्खी आई है, वो क्या करे? उसने अपनी तरफ से जो टामकटोइयाँ मारनी है, कोशिश करनी है, भाग दौड़ करनी है, दवाई लेके आता है, पैसे खर्च करके आता है, उधार लेके आता है। हमारा एक्सटेंशन का इस वक्त जो सीएम ने ऐलान किया है, सीएम साहब ने ऐलान कर दिया है कि हमारे एग्रीकल्चर की जो एक्सटेंशन स्टाफ है, इनकी ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी, कहीं भी नहीं लगेंगी। ठीक है, कैंसिल हो गई। ये फील्ड में जाएंगे, लोगों को मोटिवेट अपने करेंगे, शोबे पे तवज्जो अपने शोबे पर तवज्जो। चलो साहब, एक शिकवा तो आपका दूर हुआ ना जी। सर अभी तक तो नहीं हुआ, कल तक शायद हो चलें, दूर हो जाए। अभी जाएगा तक जो मैं इस वक्त की बात करूँ, पीछे 2 महीने देखे तो इनकी पूछने ड्यूटियाँ कहाँ लगी हुई हैं। चलें, कल का पता नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त ना मौसमी सूरत हाल जो है वो कुछ पता नहीं है जी। अब ये देखें ना जी, ऑलमोस्ट जो है वो सख्त ये गर्मी के महीने होते हैं जिस मौसम में हम मौजूद हैं। मई का महीना सख्त गर्मी का होता है, लेकिन अभी भी मॉडरेट सा मौसम चल रहा है और बारिशों का एक बड़ा स्पेल गुजरा है और आगे भी बारिशों की अब स्पेल की तवक्को है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कपास की काश्त करते हुए काश्तकार को क्या एहतियात करनी है? अगर बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, तो काश्त करनी है, नहीं करनी? मौसम बारिश हो भी गई है, पानी खड़ा है, तो उसके खुश्क होने का किस हद तक इंतज़ार करना है? क्या इसके हवाले से क्या तजावीज़ है? उसमें तो हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे, मौसम को देखेंगे। अगर 100% बारिश है तो एक दिन लेट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा हम लेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हम कोशिश करें ड्रेन बनाएं, एक साइड पर ना कोई खड्डा बना लें
जो लेवल नीचे है जिस ज़मीन का वहाँ पर ड्रेन बना लें ताकि पानी वहाँ से हम निकल जाए, पानी खड़ा ना हो। हाँ जी, ठीक है। तो वो तो निकालना पड़ेगा। पानी वहाँ खड़ा होना काटन के लिए नुकसानदेह है। 24 घंटे से ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए, काटन का पौधा अपने आप को जो मुनासिब नहीं समझता उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे तक तो बर्दाश्त कर लेते, 24 घंटे बाद उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे एक जुत के सीड रेट को बढ़ाएं थोड़ा सा, बारिश का है, बारिश को देखें, और अगर बहुत ज़्यादा 100% आ रही है बारिश, एक दिन देख लें उसको, उसके बाद उसकी काश करने के बाद आप ड्रेन ज़रूर बनाएं ताकि पानी को फ़ौरन निकाला जा सके। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर आपने बिजाई कर दी है, सीड लगा दी है और फिर बारिश हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो गई है और ज़मीन भी जो है जल थल हो गई है, तो फिर काश्तकार को क्या करना चाहिए? मतलब उसका इम्कान है, जर्मिनेशन का इम्कान है या ख़त्म हो गया है, क्या सूरत हाल क्या होगी? अच्छा, इस पे कुछ डॉक्टर साहब ने भी जैसे पहले कहा था कि हमें एक तो यह है कि अब ना मोबाइल में हर बंदा देख सकता है, देखना चाहिए उसको वेदर का, और इतना प्रिसाइज अपडेट बाज़-औक़ात आती है कि मैं एक दिन आ रहा था और 12 बजे का टाइम था, धूप थी ये पिछले दिनों में, तो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर 2 बजे बारिश हो जाएगी, और एग्जैक्ट 2 बजे बारिश हो गई। तो एक तो यह है कि फार्मर को ना थोड़ा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका सारा रिस्क है क्रॉप के ऊपर, तो ये वेदर कंडीशन को देखे। दूसरा ये है जैसे सर ने कहा है कि आपको ना करंट वाली सिचुएशन से बचना है। एक तो बचना है ताकि सोइंग टाइम आप आगे पीछे कर सकें, दूसरा अगर वो आ भी जाती है खुदा न खास्ता तो आप अपने सीड रेट के हवाले से उसको देखेंगे ताकि वो करंट को तोड़ के बाहर आने की सलाहियत रखता हो आपका पौधा। तीसरा जो ड्रेन वाली बात भी सर ने जैसे कर दी कि आपको ये पता हो कि अगर बारिश होने वाली है 2-3 दिन में और आप काश्त पे जा रहे हैं तो आप पानी के निकालने का कोई ना कोई आपके पास मौजूद होना चाहिए ताकि आपकी क्रॉप के सबसे अहम बात यह है कि आप मौसम के हवाले से अपडेट रहें। बहुत सारी इतलात जो है मिल जाती हैं, मोबाइल पर मिल जाती हैं, आप महकमे से पूछ लें। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, मज़ीद इस पर बात करते। नाज़रीन आपने बातें सुनी, इस वक्त जो है कपास की काश्त का मरला है और एक एक दिन नहीं बल्कि एक एक घंटा अहम है। आप फौरी तौर पर अपनी गंदम समेटें और कपास काश्त करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इस दफ़ा फ़ायदा होगा। हुकूमत भी बड़ी फोकस कर रही है कि कपास की फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगे, बेहतर हो, और जो इससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनिंग इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनको भी एहसास है कि काटन के बगैर गुजारा नहीं है। तो उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।